how to derive the EMF equation of a transformer. It is a very important equation. इसी के बेस से पूरा ट्रांसफार्मर का होगा, तो बहुत छोटा है ये, लेकिन समझने वाली बात है। देखिए, लेट अस अप्लाई द वोल्टेज इन प्राइमरी साइड। V1 हमने वोल्टेज अप्लाई किया। यू नो दैट इन एनी वाइंडिंग इफ वी अप्लाई द वोल्टेज द करंट विल फ्लो। इस वाइंडिंग में इंडक्टेंस होगा, कुछ रिएक्टेंस होगा, कुछ रेजिस्टेंस होगा, यानी इम्पीडेंस होगा कुछ ना कुछ। तो जो करंट फ्लो होगी IM इज इक्वल टू V1 अपॉन Z1 होगी, इसका Z1 होगा। ये जो करंट फ्लो होगी किसी भी वाइंडिंग से, यू नो दैट कि इफ करंट इज फ्लो थ्रू ए कॉइल दैट विल सेट अप ए फ्लक्स, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं जो करंट होगा और जो फ्लक्स होगा वो एक ही जैसा होता है, यानी एक ही उसका जो फेज होगा वो एक ही होगा। करंट पीक पे जाएगा, यानी उसका जो करंट IM और फाई के बीच में जो फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं है, जीरो फेज डिफरेंस रहेगा। तो अगर हमने I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी करंट फ्लो कर रहा है, तो फाई हमने मान लिया, क्योंकि फ्लक्स प्राइमरी में भी यही होगा, सेकेंडरी में भी यही होगा, ये कॉमन चीज है, फ्लक्स इज ए कॉमन। सो दैट्स व्हाई वी एज्यूम फाई इज इक्वल टू फाई m साइन ओमेगा टी। हम जानते हैं कि EMF इंड्यूस होगा इस फ्लक्स की वजह से, बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन द फ्लक्स। अब वोल्टेज कैसा है आपका, दिस वोल्टेज इज अप्लाइड AC वोल्टेज, इट इज चेंजिंग विद टाइम। अगर आप जानते हैं कि कोई भी फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम होगा, तो क्या हो जाएगा, उसमें से एक इंड्यूस्ड एक EMF प्रोड्यूस होगा। तो ये देखिए फ्लक्स ये हो गया EMF इंड्यूस्ड, यू नो दैट माइनस एन डी फाई बाई डी टी। आप जानते हैं फेराडेज के लॉ के हिसाब से माइनस एन, फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर दिया हमने, तो हमारा ये आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी की जगह कॉस ओमेगा टी आ गया, ठीक है। अब ये कॉस ओमेगा टी को हमने कॉस माइनस को हमने कॉस साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू आपका माइनस कॉस ओमेगा टी। सो ये इसको ले लिया। अब इससे क्या आपका प्रूफ हो गया, इससे ये प्रूफ हुआ। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दीजिए, E इज इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और ये फाई है। अब E और फाई में क्या रिलेशन है, आप अगर आप देखें कि इसका जो रिलेशन है, E फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी एंड E इज इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब क्या है कि EMF इंड्यूस्ड जो भी होगा that will be lagging behind flux by pi by 2. It is a very very important point, ठीक है। तो EMF इंड्यूस्ड का फ्लक्स रिलेशन फाई के साथ क्या होगा, माइनस पाई बाई टू है EMF इंड्यूस्ड। अब रही बात EM को यहाँ से, हाँ बताएं। सर ये पॉइंट फिर से रिपीट करना एक बार, ई वाला रिलेशन। देखिए ये फ्लक्स हमने लिया था, स्टार्टिंग में फ्लक्स लिया, अब इसको EMF इंड्यूस्ड E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अब E निकल करके हमारा ऐसे आया है। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, यानी ये वाली जो इक्वेशन है ये E की, E इज इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो EMF इंड्यूस्ड फ्लक्स से के बीच में कितना एंगल होगा, देखिए यहाँ पर माइनस पाई बाई टू है, यानी दोनों के बीच में पाई बाई टू एंगल है, और जो EMF इंड्यूस्ड है चूंकि माइनस पाई बाई टू है और इसका तो कोई एंगल नहीं है, यानी जीरो है, तो इसका मतलब है कि ये माइनस पाई बाई टू लैगिंग बिहाइंड, लैगिंग करता है। तो अब EM का मतलब ये वाला होगा ना, एन टू पाई एफ फाई एम, तो यही EM होगा। सो EM इज इक्वल टू ये, तो अब मैक्सिमम वैल्यू मालूम है, तो RMS वैल्यू E इज इक्वल टू EM बाई रूट टू, तो ये आ जाएगा रूट टू पाई एफ एन इंटू फाई एम। एंड इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द ट्रांसफॉर्मर इंड्यूस्ड EMF। देखिए इंड्यूस्ड EMF इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, क्योंकि फ्लक्स तो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, फ्लक्स तो वही है, फाई एम इज कॉमन टू प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। नंबर ऑफ टर्न्स विल डिफर, फ्रीक्वेंसी विल कॉमन, पाई विल कांस्टेंट, रूट टू इज कांस्टेंट। तो हम इसको प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए इसको हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट
ये आ गया। अब आप देखिए E इज इक्वल टू √2πf(n)(φm) वोल्टेज। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ही अलग हैं, बाकी तो सेम ही है, फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स सेम है। तो E1 क्या हो जाएगा, N1 × φm, E2 क्या हो जाएगा, √2πf(n)(φm), दोनों को डिवाइड कर देंगे। सो E1 अपॉन E2, E1 और E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। इसका ये मतलब हो गया कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमें अगर करना है, वोल्टेज को बढ़ाना है, देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल है, यानी अगर वोल्टेज बढ़ाना है तो उस वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा देने पड़ेंगे, वोल्टेज जिसमें कम रखना है तो वहां पर नंबर ऑफ टर्न्स कम देने पड़ेंगे। यानी अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कम, सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कम देने पड़ेंगे। ये तो हम लोगों ने पहले ही कर लिया। E इज लैगिंग बिहाइंड π/2 फ्रॉम φ, ठीक है। इसके बाद में मान लीजिए एट नो लोड, मान लीजिए अगर लोड नहीं है ट्रांसफार्मर में कोई भी, तो I2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो उस केस में E2 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा। और प्राइमरी साइड में चूंकि अगर लोड नहीं होने पे करंट बहुत ही कम होगी, लोड ही नहीं होगा तो फिर करंट कहाँ होगी, बहुत कम होगी, मतलब कि एक्साइटेशन करंट ही होगी। तो जब बहुत कम करंट होगी तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो E1 और V1 में कोई, अब आप सोच रहे होंगे ये E1 और V1 अलग आ कैसे गया, ये कहाँ से आ गया, अभी हम दिखाते हैं आपको। ये देख लीजिए, ये फिगर दिखाई दे रहा होगा, ये V1 है टर्मिनल वोल्टेज जो अप्लाई किया है। इस वाइंडिंग के अक्रॉस जो प्रोड्यूस होगा वो E1 है और N1 नंबर ऑफ टर्न्स है। यहाँ पर जो प्रोड्यूस होगा E2 है और ये V2 है। तो अगर इधर से और इधर के बीच में ये वाइंडिंग आ गई, अगर वाइंडिंग में कोई भी ड्रॉप नहीं है सो V1 इज इक्वल टू E1 ले सकते हैं, और अगर यहाँ भी वाइंडिंग में कोई ड्रॉप नहीं है तो सो E2 इज इक्वल टू V2 ले सकते हैं, इसमें समस्या नहीं है। तो हमने क्या किया, इसमें E1 V2 E2 के बराबर ले लिया, E1 V1 के लगभग बराबर ले लिया, तो हमारा ये आ गया E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। मतलब टर्मिनल वोल्टेज और इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर, लगभग बराबर हो जाएंगे अगर इफ द ट्रांसफार्मर वर्किंग एट नो लोड कंडीशन। नो लोड कंडीशन में करंट कम होगी तो ड्रॉप अपने आप कम हो जाएगा, बिकॉज यू नो दैट ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू B इज इक्वल टू I इंटू जेड। जब I ही नहीं होगी तो फिर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। अब आ जाइए, मान लीजिए ट्रांसफार्मर में वैसे तो एफिशिएंसी की बहुत अच्छी होती है, 95%, 90%, 92% ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 90 से ऊपर ही होती है इसकी एफिशिएंसी, यानी 100 के लगभग कर, बहुत कम लॉसेज होते हैं। यानी जो और मशीन्स हैं उसमें रोटेशन की वजह से लॉसेज होते हैं, इसमें तो रोटेशन होना नहीं है, स्टैटिक डिवाइस है, तो जो लॉस होंगे वो वाइंडिंग में होंगे और कोर में होंगे, तो कम ही होते हैं। तो अगर मान लीजिए हमने एक आइडियल ट्रांसफार्मर ले लिया जिसमें 100% एफिशिएंसी है, कोई लॉस ही नहीं है। अब हम मान लीजिए कोई लॉस ही नहीं है तो फिर क्या होगा, P1 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा, यानी V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2। तो V1 I1 अपॉन V2 I2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1, और V1 और V2 का N1 और N2 के साथ रिलेशन ये है। तो ये हमारा वोल्टेज और करंट और नंबर ऑफ टर्न्स का रिलेशन हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि अगर हमें कौन सा अप्रोक्सीमेशंस मानना है तो किस तरीके से हम मान सकते हैं। एक लगभग ये अप्रोक्सीमेशंस ही है कि अगर हमने वाइंडिंग 100% एफिशिएंसी होगी ट्रांसफार्मर की तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1 हो जाएगा।